हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 3 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के जो सभी पर्सन हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। 3 दिसंबर की सभी शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है और मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। उन तीनों शिफ्ट तो आज 3 दिसंबर को जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के आगे भी दोस्तों जो एसएससी सीजीएल एग्जाम का एनालिसिस हो या अन्य किसी प्रकार की जो एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ आपको यहाँ पे मंथली करंट अफेयर भी मिलता है और स्टैटिक्स जीके और इंडिया जीके से संबंधित आपको बैक टू बैक जो क्लासेज मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा और आगे की तैयारी आप इसी प्रकार यहाँ से जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करने वाले हैं 3 दिसंबर की जो सभी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आगाज करते हैं आज के सेशन का और बात करते हैं क्वेश्चन पर। स्थलमंडल की औसत मोटाई कितनी है? आज ही की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो स्थलमंडल की औसत मोटाई कितनी है, तो यह महाद्वीपीय स्थलमंडल होती है और इसकी औसत मोटाई होती है जो 35 से 45, जी हाँ 35 से 45 किलोमीटर तक की इसकी औसत मोटाई होती है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ B2C इन ए कॉमर्स? जो कॉमर्स के क्षेत्र में B2C का फुल फॉर्म क्या होती है? तो B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, जी हाँ बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। तो दोस्तों, ये B2C की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, तो भविष्य में अब जो आगे आने वाली शिफ्टों में B2B की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसका फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस, जी हाँ। यदि B2B पूछा जाता है तो यह होता है बिजनेस टू बिजनेस और यदि B2C पूछा जाता है तो यह होता है फ्रेंड्स बिजनेस टू कंज्यूमर, जी हाँ। तो यहाँ से आप इन दोनों की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द गवर्नर ऑफ मेघालय इन अक्टूबर 2022? तो अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल कौन थे? तो मेघालय के राज्यपाल की बात की जाए अक्टूबर महीने में तो वह थे BD मिश्रा, जी हाँ BD मिश्रा मेघालय के राज्यपाल हैं। और इन बात की जाए तो कॉनरेड कोंगाकल संगमा मेघालय के 12वें वो वर्तमान मुख्यमंत्री है। तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाती है वह है कॉनरेड संगमा, जी हाँ कॉनरेड संगमा का पूरा नाम है कॉनराड कोंगाकल संगमा है, जो मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री है और 12वें मुख्यमंत्री के साथ ही वह वर्तमान के मुख्यमंत्री भी है। तो मेघालय के यहाँ से राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, आपकी यदि आगे की शिफ्टों में एग्जाम होने वाली है तो यह जो राज्यपाल समस्त दिन जो राज्यों के राज्यपाल आपको पढ़ के जाना है एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। चलिए आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के वंश का क्रम बताना है। तो दिल्ली सल्तनत के वंश का क्रम बताना है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इसी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में एक वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम है गुलाम वंश और गुलाम वंश के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। गुलाम वंश के बाद में आते हैं खिलजी वंश, खिलजी के बाद में आते हैं तुगलक वंश, तुगलक के बाद सेद और अंतिम जो दिल्ली सल्तनत पे राज करता है राजवंश वह था लोधी वंश। तो दोस्तों, यहाँ पे क्रम की बात की जाए तो गुलाम वंश ने 1206 से 90 तक दिल्ली पे शासन किया और खिलजी वंश ने उसके बाद 1290 से 1320, 1290 से 1296 तक आता है जलालुद्दीन खिलजी और 1296 से 1316 तक आता है जो आप सभी को पता है जो खिलजी आता है अलाउद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद में जो आता है वह है तुगलक वंश और तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक शासन किया है। और सैयद वंश की बात की जाती है तो सैयद वंश 1414 से 1451 तक इन्होंने जहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। फिर उसके बाद में आता है लोधी वंश, जी हाँ लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक, जी हाँ 1451 से 1526 तक दिल्ली पर शासन किया। तो इस प्रकार से यह दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण क्रम देख चुके हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि आपको यहाँ पे ऑप्शन किस प्रकार दिए गए थे। चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो दोस्तों, आज भी फिर यह क्वेश्चन पूछा गया है प्रसिद्ध संतूर वादक से। तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा का 10 मई 2022 को निधन हो गया है, इसीलिए दोस्तों यह क्वेश्चन इस बार छपा है एग्जाम में, क्योंकि जो करंट में जो रिलेटेड व्यक्तियों का निधन होता है उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे
क्वेश्चन पूछ लिया गया है इनसे कि जो पंडित रवि कुमार शर्मा थे, इनके अभी हाल ही में 10 मई 2022 में निधन हो गया है और यह एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। जी हाँ, एक प्रसिद्ध संतूर वादक है। अब बात की जाए शिव कुमार शर्मा के बारे में, तो शिव कुमार शर्मा जो एक प्रसिद्ध संतूर वादक है और इनको 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ, 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्म विभूषण भी इनको दोस्तों प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे आपको यह अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसे चूना पत्थर कहा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो पिछले 2 एनालिसिस हो चुके हैं, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर के, तो आज की उन दोनों जो एनालिसिस किया है दोनों दिनों का, उसमें देखा है आपने कि एक जो केमिकल फॉर्मूला होता है उससे भी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मुख्य केमिकल फॉर्मूले आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। कास्टिक पोटास होता है NaOH और फिटकरी होती है K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइज N24H2O। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फिटकरी में जल के अणु कितने होते हैं। तो फिटकरी में जल के अणु होते हैं 24 और लाल दवा होती है पोटेशियम मैग्नेट, तो KMnO4 होती है लाल दवा। कास्टिक पोटास होता है KOH, चूने का पानी होता है CaOH2 या बुझा हुआ चूना भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, बुझा हुआ चूना भी इसे कहा जाता है। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पे 2H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है हेमीहाइड्रेट होता है। जी हाँ, CaSO4 हाफ H2 होता है और चौक होता है या चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। नमक का अम्ल होता है HCl और जो अम्लराज होता है अम्लराज को HNO3 और HCl का दोस्तों यहाँ पे दोनों का जो संगम से यह बनता है। तो HNO3 का 1 अणु मिलता है और HCl का 3 है। तो इसके अनुपात से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1:3 के अनुपात में अम्लराज का होता है। शुष्क बर्फ होती है CO2, हॉर्न सिल्वर कहा जाता है AgCl को और भारी जल होता है D2O को, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड को और प्रोड्यूसर गैस होती है CO+N2O, मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है और इसी के साथ जो सिरका होता है सिरका CH3COOH को कहा जाता है। तो दोस्तों यह मुख्य फॉर्मूले आप सभी के सामने है। एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार जरूर क्लास का रिवीजन करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज ही की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों आपने देखा है कि हर शिफ्ट में फॉर्मूला से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार पूछा गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। जी हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो होता है MgO, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। और जब इसके अलावा एक अन्य और पूछा जाता है फॉर्मूला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसे कहा जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 को कहा जाता है। और यह है दोस्तों जो पेट के अंदर अम्लता कम करने के काम में या एंटा एसिड के काम में भी लिया जाता है। जी हाँ, एंटा एसिड के काम में भी इसे लिया जाता है। तो यहाँ से आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वह अम्लता को कम करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है बाल श्रम के अनुच्छेद के तहत कितने साल के बच्चों को कारखाना में काम करना निषेध है। तो जो कारखाना का अधिनियम के तहत जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 24, जी हाँ, आर्टिकल 24 में और कारखाना अधिनियम 1948 की जो धारा 67 में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आप सभी से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाल श्रम भारत के संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 के अंदर बाल श्रम को दर्शाया गया है। और कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ। तो कारखाना अधिनियम 1948 में पारित होता है। और इस कारखाना अधिनियम की जो धारा नंबर 67 की है उसमें बाल श्रम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आपको ये तमाम बातें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोशिका का विभाजन 2 प्रकार से होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो दोस्तों यहाँ से आपने देखा है कि कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों एक शिफ्ट में पूछा गया है कोशिका में विभाजन कितने प्रकार का होता है और एक शिफ्ट में पूछा गया है कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो बात की जाए कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका
और दूसरी होती है यूकेरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, जी हाँ केंद्रक पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन इसमें एक न्यूक्लियोइड क्षेत्र मौजूद होता है। जी हाँ, इसमें जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें केंद्रक न्यूक्लियस का अभाव होता है, जबकि जो न्यूक्लियोइड के क्षेत्र मौजूद होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा गया है एम्पियर है, जी हाँ एम्पियर है। और दोस्तों बात की जाए और जो यहाँ पे ज्योति तीव्रता का अभी आपको पूछा जा सकता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, जी हाँ CD की इसको लिखा जाता है कैंडेला को। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू राइट एन एसेट्स एंड लायबिलिटीज स्टेटमेंट। तो जो एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट होते हैं इनको किस प्रकार या किस जगह पे लिखा जाता है। तो यह इन सभी को बैलेंस शीट के माध्यम से दर्शाया जाता है या बैलेंस शीट पर दर्शाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो वॉलीबॉल खेली जाती है इसकी कोर्ट की लेंथ क्या होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो FIVB के नियमानुसार वॉलीबॉल कोर्ट 18 मीटर या 59 फीट लंबा और 9 मीटर या 29.5 फीट चौड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि यदि ऑप्शन आपको मीटर में दिया गया था या फीट में दिया गया था तो आपको बिल्कुल एक्चुअल यहाँ से आंसर पता चलने वाला है। यदि मीटर में ऑप्शन दिया गया था तो 18 मीटर लंबा होता है और 9 मीटर चौड़ा, और यदि फीट में आंसर दिया गया था तो 59 फीट लंबा और यहाँ पे 29.5 फीट चौड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा निवेदन और है, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, और हमारा जो यह वीडियो है दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास, दोस्तों के पास, ब्रदर्स के पास या सिस्टर्स के पास दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वह भी अपनी जो आगे आने वाली शिफ्टों में उनकी एग्जाम है तो वह पेपर का हूबहू दोस्तों एनालिसिस देख कर ही जाए। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट ओडिसी डांसर पद्म अवार्ड होल्डर। जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उड़ीसा की प्रथम दोस्तों यहाँ पे पद्म अवार्ड प्राप्त करने वाले डांसर के बारे में पूछा गया है। तो जो माधवी मुदगल है, जी हाँ माधवी मुदगल को 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और यह है जो माधवी मुदगल है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो उड़ीसा राज्य की प्रथम पद्मश्री प्राप्त करने वाला कोई नाम है तो वह माधवी मुदगल, इनको 1990 में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कितने नंबर के मुख्यमंत्री है। तो दोस्तों यहाँ से अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मुख्यमंत्री से पूछा गया है, इससे पहले एक क्वेश्चन शिफ्ट में छप चुका है। गोवा के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है प्रमोद सावंत, और प्रमोद सावंत गोवा के 13वें मुख्यमंत्री है। जी हाँ जो गोवा के 13वें मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो जो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर। जी हाँ पंडित रविशंकर भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करता है। फिर बात करें अगले क्वेश्चन पर, भूविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। तो भूविज्ञान के पिता के रूप में जेम्स हटन को जाना जाता है। जी हाँ जेम्स हटन को जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक थी। तो जो भारत का राज्य है महाराष्ट्र में ही सबसे अधिक जो सूती वस्त्रों की मिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो आपका आंसर होना चाहिए था यहाँ से महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है परमाणु क्रमांक 57 से 71 वाले तत्व को आप क्या कहते हैं। तो जो 57 से परमाणु क्रमांक 57 से 71 के जो तत्व होते हैं उन्हें लैंथेनाइट तत्व कहा जाता है। और जी हाँ इन्हें लैंथेनाइट तत्व कहा जाता है। और लैंथेनाइट और जो एक्टिनाइट तत्व होते हैं वह F ब्लॉक में आते हैं। जी हाँ F ब्लॉक में आते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, S, P, D और F होते हैं। S में दो समूह हैं, पहला और दूसरा, और इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। जी हाँ क्षारीय मृदा धातु इन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मृदा धातु और क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। इसी प्रकार P में भी होता है, D में संक्रमण धातु होती है, F में इस प्रकार से जो ये लैंथेनाइट और एक्टिनाइट आ जाते हैं, और P ऐसा समूह है जिसमें धातु भी पाई जाती है, उपधातु भी पाई जाती है और अधातु भी पाई जाती है। तो P समूह ही ऐसा है जिसमें तीनों यहाँ पे धातुएं पाई जाती है, धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा बिहार राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहार राज्य के लोक नृत्य से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बिहार राज्य का जो नृत्य है वह जाट जाटिन
जाट जाटिन नृत्य है, पनवारिया नृत्य भी जो बिहार का लोक नृत्य है, विदेशी नृत्य है, बिहार का लोक नृत्य है, और जो कजारी नृत्य है वह भी बिहार राज्य का लोक नृत्य है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि आपको कौन सा लोक नृत्य बिहार का यहाँ पे पूछा गया था। बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो जो बैरोमीटर है यह वायुमंडलीय दाब को मापने का कार्य करता है। जी हाँ, वायुमंडलीय दाब को मापता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। जी हाँ, जो बैरोमीटर होता है ये वायुमंडलीय दाब को मापता है, और इसका जो आविष्कार किया था वह टोरिसेली ने किया था। जी हाँ, टोरिसेली ने 1643 में बैरोमीटर का आविष्कार किया था। चलिए इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, व्यापार करने के लिए मुख्य सहायता क्या है? तो दोस्तों इस प्रकार का एक आपके द्वारा क्वेश्चन भेजा गया है। तो दोस्तों यहाँ से मैं उम्मीद लगा पा रहा हूँ कि आपने एक क्वेश्चन इस आधार पे भेजा है कि जो व्यापार करने के लिए मुख्य सहायता क्या है। तो व्यापार की सहायता अथवा इसे सुविधाजनक बनाने हेतु कई क्रियाएं जैसे परिवहन, भंडारण, बीमा, विज्ञापन, बैंकिंग आदि की आवश्यकता ही है जो व्यापार करने के लिए मुख्य सहायता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है कि जो व्यापार करने के लिए मुख्य सहायता क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर बात कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो भारत क्रिकेट कंट्रोल जो बोर्ड होता है उसके अध्यक्ष अभी हाल ही में चेंज किए गए हैं, और अभी वर्तमान में 36वें अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, और वह रोजर बिन्नी को बनाया गया है। जी हाँ, सौरव गांगुली की जगह अब जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं वह रोजर बिन्नी यहाँ पे बीसीसीआई के अध्यक्ष है। और सचिव की बात की जाती है तो जय शाह है जो कि बीसीसीआई के सचिव है। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला। कोषाध्यक्ष के बारे में यदि पूछा जाता है तो अरुण सिंह धूमल। जी हाँ, अरुण सिंह धूमल कोषाध्यक्ष है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यह सभी जो फैक्ट पता होना चाहिए। इसकी स्थापना से या गठन के बारे में बात की जाती है तो दिसंबर 1928 में बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना होती है, और बीसीसीआई का मुख्यालय है जो मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में। जी हाँ, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय है, वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों यहाँ से बीसीसीआई के नए अध्यक्ष क्वेश्चन पूछा गया है जो है रोजर बिन्नी। अब दोस्तों भविष्य की जो शिफ्ट है उनमें यह क्वेश्चन छप सकते हैं कि जो रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन से क्रम के हैं? तो वह 36वें जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई का सचिव कौन है? तो सचिव है जय शाह है। उपाध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए राजीव शुक्ला। कोषाध्यक्ष से पूछा जाता है तो अरुण सिंह धूमल होना चाहिए आंसर। और यदि बीसीसीआई के गठन से क्वेश्चन पुट अप होता है तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो बीसीसीआई का गठन है 1928 में होता है, और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई में है, और मुंबई में भी जो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम है उसके अंदर बीसीसीआई का मुख्यालय है। तो दोस्तों यहाँ से इस क्वेश्चन से अन्य फैक्ट भी आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो फीफा का जो अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप है यह भारत में चैंपियन, जी हाँ, भारत में आयोजन किया गया था, और इसमें चैंपियन रहा स्पेन। जी हाँ, स्पेन ने जो अंडर-17 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया, और इसका यह दूसरा खिताब था। जी हाँ, स्पेन का यह दूसरा खिताब था, 2वां खिताब था। और इसके रनर-अप में यह जो फाइनल में टीम थी वह थी कोलंबिया, और कोलंबिया और स्पेन के मध्य यह हुआ, और स्पेन ने दोस्तों इस बार बाजी मारी है, और जो फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का इन्होंने खिताब जीत लिया है। 2023 फीफा महिला विश्व कप के बारे में बात की जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। जी हाँ, जो 2023 का फीफा महिला विश्व कप होने वाला है वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जिप्सम एक सफेद या भूरे रंग का कार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रेट और कैल्शियम एंड सल्फेट आयन से बना होता है। तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? जिप्सम के केमिकल फॉर्मूला से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 एंड ट्वाइस H2O। जी हाँ, ट्वाइस H2O। तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट जो होता है और जल के 2 अणु होते हैं। और दोस्तों यदि यह तो जिप्सम का है, और यदि पीओपी का फॉर्मूला पूछा जाता है तो पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 एंड हाफ H2O। तो दोस्तों ये हेमीहाइड्रेट है, इसमें जल का आधा अणु पाया जाता है। तो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है, तो CaSO4 या ट्वाइस H2O इसे कहा जाता है। इसके अलावा जिप्सम एक सफेद या भूरे रंग का कार्बनिक यौगिक है। जी हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो भूरे रंग का या सफेद रंग का होता है, जो हाइड्रेट कैल्शियम है। जी हाँ, हाइड्रेट कैल्शियम एंड सल्फेट आयन से बना होता है। जी हाँ, सल्फेट आयन और हाइड्रेट आयन से बना होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको पूछा गया था कि जो शक्तिशाली मुगल शासकों में अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मुगल काल की बात की जाती है सबसे पहले आता है बाबर के बाद में आता है हुमायूं। जी हाँ, हुमायूं के बाद में आता है
अकबर है, अकबर के बाद में सलीम आता है और सलीम का नाम है जहांगीर, जहांगीर के बाद में आता है शाहजहां, जी हाँ शाहजहां आता है, और शाहजहां के बाद में आता है अंतिम जो नाम आता है मुगल शासक का वह है औरंगजेब, जी हाँ औरंगजेब है जो कि अंतिम जो शक्तिशाली मुगल शासक था। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 1756 से मुगलों का जो पतन शुरू हो जाता है और इसके बाद में अन्य नए नए आते जाते हैं और जो अंतिम यहाँ पे शक्तिशाली शासक की बात की जाती है तो मुगल काल में उसे माना जाता है औरंगजेब। औरंगजेब शक्तिशाली मुगल शासकों में अंतिम था। इन्होंने 1707 में अपनी मृत्यु तक शासन किया, जी हाँ 1707 में अपनी मृत्यु तक इन्होंने शासन किया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 1707 में इन्होंने मृत्यु होने के बाद दोस्तों जो मुगलों का पतन आरंभ होता है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जो कि 1857 की क्रांति के दौरान जो क्रांति का नेतृत्व किया था वह बहादुर शाह जफर दोस्तों भारत के अंतिम मुगल सम्राट उन्हें कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय पॉलिटी से, इंडियन पॉलिटी से, कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 368 है और आप सभी को पता है यह संविधान के भाग नंबर 20 में भाग 20 में है और यह संविधान संशोधन से संबंधित है। जी हाँ भाग 20 है जो संविधान संशोधन से संबंधित है कि संविधान में जो संशोधन किया जा सकता है। तो यह आपको इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है। तो आर्टिकल 368 के तहत जो भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। अब बात करें संविधान संशोधन होता क्या है तो भारतीय संविधान 3 प्रकार के संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। एक 3 प्रकार की प्रक्रिया होती है संविधान में संशोधन करने की। पहली प्रक्रिया है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन है और दूसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन है। तीसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। जी हाँ विशेष बहुमत या राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा भी जो भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो वांगला महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो जो मेघालय में वांगला उत्सव, जी हाँ मेघालय में वांगला उत्सव मनाया जाता है और इसे 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। उत्सव मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। जी हाँ जो वांगला महोत्सव है यह गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और दोस्तों जब हमने अभी जो एसएससी सीजीएल की, जी हाँ एसएससी सीजीएल की जो मैराथन लगाई थी उसमें आपको पढ़ाया गया था, जो हिमालय का भाग पढ़ाया गया था तब आपको पूर्वांचल हिमालय बताया गया था और पूर्वांचल हिमालय के मद्देनजर ही आपको जो गारो, खासी, जयंतिया और ये जो मेघालय के पठार या शिलोंग के पठार के अंदर जो पर्वतें आती हैं उन पर्वतों के नाम पर उनमें पाई जाने वाली जनजातियों का नामकरण किया गया है। और वहां में गारो पहाड़ियों के इर्द गिर्द निवास करने वाली गारो जनजाति के द्वारा यह एक फसल उत्सव है जिसका नाम है वांगला महोत्सव। और वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। इसका वांगला महोत्सव का उपनाम 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी को यह अन्य फैक्ट पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया है आंचल योजना से कि आंचल जो नामक योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। तो राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना आंचल शुरू की है। जी हाँ यह करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना आंचल की शुरुआत की गई है। इस अभियान के दौरान 13,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन के स्तर के लिए परीक्षण किया गया है और उन्हें सही दवाएं लेने की सलाह दी गई है। जी हाँ जो करौली के अंदर 13,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं का यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार की एक अनूठी पहल है। इनमें उन्हें सभी दवाएं लेने की सलाह दी गई है। तो चलिए दोस्तों आंचल जो परियोजना नामक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना है यह राजस्थान सरकार के द्वारा करौली में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना की शुरुआत की है। तो जो छाता योजना है, छाता योजना ओडिशा के द्वारा, जी हाँ ओडिशा सरकार के द्वारा जो जल संसाधन विभाग ने छाता योजना को अधिसूचित किया है। जी हाँ जो छाता योजना है वह जल योजना है, एक जल योजना है। इसे हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने 270 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दी है। जी हाँ जो ये छाता योजना है इसे जो केंद्र सरकार के द्वारा, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे केंद्र सरकार नहीं राज्य मंत्रिमंडल ने 270 करोड़ रुपए के निवेश पर मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करना और घटते भूजल स्तर को सुधार करने के लिए। तो दोस्तों बात की जाए भूजल स्तर को सुधार करने के लिए ओडिशा राज्य की सरकार के द्वारा 270 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी गई है। तो यह छाता योजना के अंतर्गत ही दी गई है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दादाभाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई है और एक अन्य पुस्तक है ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो यह दो मुख्य पुस्तकें दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसे डैक कहा जाता है और डैक की फुल फॉर्म है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस योजना को अप्रैल 2022 में भारत में किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है जो अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना का जो आरंभ है भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अर्थात कहा जाए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एक अनूठी पहल है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस योजना का दोस्तों आरंभ किया गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को यह मनाया जाता है और यह महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में, जी हाँ, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो यहाँ से आप सभी को यह पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो हरदीप सिंह पुरी है भारत के जो मंत्री हैं, इन्होंने सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन है जो संगरूर पंजाब में किया है। जी हाँ, संगरूर पंजाब में भारत के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नारियल की भूसी किस उत्तक से बनती है? तो जो नारियल की भूसी होती है वह स्क्लेरन कायमा उत्तक से बनती है। जी दोस्तों, ये स्क्लेरन कायमा उत्तक के द्वारा नारियल की भूसी बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी के द्वारा अलग अलग ऑप्शन सेंड किए गए थे, तो यहाँ से आप सभी का जो सही आंसर होने वाला है वह है इंडिपेंडेंस एंड इक्वलिटी। जी हाँ, स्वतंत्रता और समानता ही भारत के जो लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा कि खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। तो यह जो वाक्य कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, भारत के राष्ट्र जो पिता है उनके द्वारा यह वाक्य कहा गया है कि यदि वो खुद में बदलाव बनिए जो दुनिया में आप चाहते हैं, तो दुनिया में आप जो बदलाव देखना चाहते हैं वह बदलाव सबसे पहले स्वयं में लाना पड़ेगा। यह पर जो कथन कहा है वह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कुल कितने टैक्स कर लगाए थे? तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 3 मुख्य टैक्स लगाए थे। यह 3 मुख्य टैक्स कौन कौन से हैं? तो 3 टाइप्स ऑफ टैक्स, 3 प्रकार के टैक्स लगाए हैं। कई विद्यार्थियों ने भेजा है कि 4 प्रकार के टैक्स लगाए हैं, तो जी नहीं, यह आपका आंसर गलत है। जो अलाउद्दीन खिलजी एके ने जो 3 जो यहाँ पे कुल टैक्स या कर लगाए हैं उनमें सबसे पहले आता है रेसिडेंशियल, जी हाँ, आवासों पर कर लगाया है। दूसरा उसे जो घराई कर कहा जाता है और खराज एक कर लगाया है जिसे लैंड टैक्स कहा जाता है, भूमि पे कर कहा जाता है। और फिर एक जिजिया, जो दोस्तों जो जजिया कर तो लगाया ही है उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ से इस प्रकार से 3 टैक्स लगाए, एक घराई है, एक खराज है, एक जजिया है। 3 टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कालिदास पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो कालिदास पुरस्कार की शुरुआत की पहले बात की जाती है तो जो कालिदास सम्मान है भारत के मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, जी हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और यह प्रतिष्ठित कला सम्मान भी इसे कहा जाता है। इसकी जो आरंभ होता है कालिदास पुरस्कार का जो 1980 में किया गया था। जी हाँ, 1980 से हर वर्ष मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सॉरी दोस्तों, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो फिट इंडिया जो मूवमेंट की शुरुआत है यह भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका आरंभ किया गया था और यह उनकी एक भारत के सभी जो यहाँ पे नागरिकों को शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य के लिए, जी हाँ, नरेंद्र मोदी के द्वारा 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। तो फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई है। इस फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए, जी हाँ, जो व्यक्ति की जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से
व्यवहार में परिवर्तन करना ही दोस्तों यहाँ पे इसकी जो मुख्य उद्देश्य है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोजन क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य दो बंध पाए जाते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध पाए जाते हैं, इसे एल्केन कहा जाता है। जी हाँ, इसे एल्केन कहा जाता है। इसमें एल्कीन कहा जाएगा और इसे एल्काइन कहा जाएगा। जी हाँ, एल्काइन कहा जाएगा। केवल जो एकल बंध होता है यह संतृप्त हाइड्रोजन होता है। जी हाँ, जिसमें एकल बंध होता है यह संतृप्त हाइड्रोजन होता है और बाकी की जो द्विबंध और त्रिबंध होते हैं यह असंतृप्त प्रकार के होते हैं। जी हाँ, असंतृप्त प्रकार के होते हैं। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की संयुक्तता आपस में द्विआबंध और तथा त्रिआबंध के द्वारा जुटी रहती है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो द्विआबंध से दोस्तों यहाँ पे द्विआबंध है और त्रिआबंध से यहाँ पे तीन आबंध है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो केवल कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध होता है तो उसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बाकी अन्य द्विआबंध और त्रिआबंध को जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय संगीतकार को ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड दोनों मिला हुआ है। तो यहाँ पे बात करें भारतीय संगीतकार की जिसे ऑस्कर भी प्राप्त हुआ है और ग्रैमी अवार्ड भी दिया जा चुका है, तो भारत के मशहूर सिंगर A.R. रहमान। जी हाँ, A.R. रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए थे। जी हाँ, एक साथ 2 ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए। इसी फिल्म के गीत जेहो के लिए, जी हाँ, इसी ही फिल्म के गीत जेहो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कंपाइलेशन ऑफ सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों भारत के A.R. रहमान ही पहले भारतीय संगीतकार हैं जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार भी प्राप्त किया और इसी के साथ ग्रैमी पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि जो आप सभी एग्जाम में जाने से पहले जनगणना टॉपिक भी एक बार कवर करके जाइएगा, क्योंकि जनगणना से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिछले 2 दिनों में भी दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज की जो 3 दिसंबर की एग्जाम हो चुकी है इसमें भी जब भारत की जनगणना के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे साक्षरता दर के बारे में बात की जा रही है, लिटरेसी रेट के बारे में बात की जा रही है कि भारत के किस राज्य की लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। तो जो केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है जो 94% है। यहाँ पे केरल में पुरुषों की साक्षरता जो 96.11% है। महिला की दोस्तों साक्षरता दर है जो 92.07 है, जो कि महिला साक्षरता है केरल की। देश में राष्ट्रीय साक्षरता की बात की जाती है तो देश की राष्ट्रीय साक्षरता होती है 74.04%। जी हाँ, जो भारत की ओवरऑल साक्षरता की बात की जाती है तो वह 74.04% है। पुरुषों की साक्षरता दर है दोस्तों 82.14% होती है। महिलाओं में साक्षरता दर जो भारत की ओवरऑल बात की जाती है वह 65.46% है। बिहार राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है। तो बिहार राज्य की सबसे कम साक्षरता दर है 63.8% है, जबकि यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता दर है वह केरल राज्य की है और केरल में 94% साक्षरता दर है, जबकि बिहार में लगभग 64% साक्षरता दर है, जो यह 64% के साथ है सभी विश्व में सभी देशों में दोस्तों सबसे नीचे के सभी देशों या दोस्तों सभी राज्यों में सबसे निचले स्थान पर या निचले पायदान पर वह बिहार है और सबसे ऊपरी पायदान पर है वह केरल राज्य है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। तो दोस्तों पंचनद की बात की जा रही है तो पंचनद से आज से है 5 है नदी या 5 नदियों का समूह किसे कहा जाता है। तो 5 नदियों का समूह है या 5 नदियों का स्थान को वैसे तो पंजाब कहा जाता है, लेकिन जो पंचनद है पंचनद में कौन कौन सी नदियां आती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो भारत में जो नदी प्रवेश करती है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में और इन राज्यों में बहती है उनमें सिंधु आती है सबसे पहले। तो सिंधु नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, जो सिंधु नदी है वह पंचनद का हिस्सा नहीं है और कई अधिकतर स्टूडेंट ने तो सबसे पहले ये ऑप्शन देखता दोस्तों यहाँ पे गलत कर दिया क्वेश्चन कि सिंधु नदी को भी इन्होंने जो पंचनद का हिस्सा माना है। सिंधु नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है। सिंधु नदी जो पंचनद का हिस्सा में सबसे पहली नदी आती है, पहली आती है झेलम है, झेलम है, चिनाब, चिनाब, रावी, रावी, व्यास,
व्यास के बाद में 5वें नंबर पे आती है सतलज, जी हाँ सतलज नदी। तो दोस्तों यह 5 नदियों का संगम पंचनद कहलाता है। झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। तो दोस्तों सिंधु नदी जो पंचनद का हिस्सा नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि और रोजगार पर आधारित है। तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना की बात की जाए कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी यह कृषि और रोजगार पर आधारित है। जी हाँ कृषि और रोजगार पर आधारित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 तक था। जी हाँ और इसमें जो रोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया गया है। जी हाँ रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया है। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया है। जी हाँ इस योजना में जो कृषि उत्पादन था वो रक्षा में भी आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना से आपको आज क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वह है यूराल पर्वत। जी हाँ यूराल माउंटेन ऑफ रेंज, जो यूराल पर्वत श्रृंखला है वह एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। जो फ्रेंच ओपन 2021 का फाइनल मैच किस तारीख को हुआ था। तो दोस्तों एग्जामिनर ने दोस्तों काफी टफ यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। वैसे तो जो ओवरऑल इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी एग्जामिनर ने यह क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो फ्रेंच ओपन होता है वह पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में होता है और यह 2021 में 30 मई से लेकर 13 जून 2021 तक इसका सफल आयोजन किया गया है पेरिस में। और 2021 में नोवाक जोकोविच ने, जी हाँ नोवाक जोकोविच ने फाइनल में स्टेफानोस सिपास को हराकर 2021 में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में टेनिस का खिताब जीता है। तो दोस्तों 2021 में जो नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है, इस प्रकार से पूछा गया था। तो जाट जटिन जो लोक नृत्य है वह है बिहार का नृत्य है। जी हाँ बिहार का नृत्य है। पिछले जो 1 दिसंबर को दोस्तों जो एग्जाम हुई थी उसमें विदेशिया से क्वेश्चन पूछा गया था कि विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है। आज जाट जटिन से पूछा गया है। तो दोस्तों लोक नृत्य से भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। तो आप यह टॉपिक भी पढ़ के जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो यहाँ पे बात की जाए बिहार के अन्य लोक नृत्यों की तो वह है विदेशिया, झुमरी डांस, जिजिया डांस, कजरी डांस और पाइका नृत्य। जी हाँ ये समस्त बिहार के जो मुख्य लोक नृत्य हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। तो अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो जो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। जी हाँ अहमदनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। भारत पर राज करने वाले 6ठे मुगल शासक थे। जी हाँ 6ठे मुगल शासक थे और औरंगजेब के बाद ही यहाँ पे जो मुगलों का पतन प्रारंभ होता है। और मुगलों दोस्तों मुगल शासन में जो सबसे अंतिम दोस्तों यह शक्तिशाली शासक थे, क्योंकि इनके बाद में दोस्तों यहाँ पे मुगलों का पतन आरंभ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्ष 2021 में किसे साहित्य जो युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ जो 2021 में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वह हिमांशु वाजपेयी। जी हाँ हिमांशु वाजपेयी को इन्होंने कहानी संग्रह है, इसका जो नाम है किस्सा किस्सा। जी हाँ किस्सा किस्सा लखनऊ के आमावी जिनके नाम से हिमांशु वाजपेयी के दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि जो वर्ष 2013 में किसे संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो 2013 से दोस्तों क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं जो एग्जामिनर काफी जो मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर दोस्तों यहाँ पे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे बात की जाए कि 2013 में किसी संगीत के क्षेत्र के पद्मश्री पुरस्कार से जो नवाजा गया तो पूर्णा दास बाल और हिलदामित लेपचा को 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया है। तो दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। जो आपको कौन सा ऑप्शन में दिया गया था आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। तो दोस्तों जो चंदेल शासकों के निर्माण के बारे में बात की जाए तो ये इन्होंने काफी मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। जो नागरा स्टाइल टेम्पल ऑफ खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया।
लक्ष्मणा टेम्पल, जो लक्ष्मणा टेम्पल है, इसका निर्माण भी चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया। पार्श्वनाथ मंदिर है, जो उसका निर्माण भी चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया। इसी के साथ और विश्वनाथ जो मंदिर है, जी हाँ, विश्वनाथ टेम्पल का निर्माण भी चंदेल शासकों के द्वारा ही करवाया गया है। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन में कौन सा मंदिर के बारे में पूछा गया था, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। जम्मू कश्मीर सरकार ओयो ने कौन सी पहल शुरू की है? तो दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, उन्होंने ओयो जो स्कीम या ओयो पहल लॉन्च की है। ओयो पहल क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे इंटेटिव्स होता है, उद्यमिता को बढ़ावा देने व स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा 75 गांवों में होम स्टे खोलने की केंद्र के मिशन यूथ कार्यक्रम के साथ भी साझेदारी करेगा। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा जो यहाँ पे स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर के 75 गांवों में होम स्टे खोलने की दोस्तों यहाँ पे जो केंद्र सरकार की एक मिशन था, मिशन यूथ कार्यक्रम के साथ इन्होंने साझेदारी की है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को, जी हाँ, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। स्थापना में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति होती है। जी हाँ, 72 प्रतिनिधियों की द्वारा ही दोस्तों INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और यहाँ पे जो इसके पहले अधिवेशन की बात की जाती है वह मुंबई में, जी हाँ, बम्बई में होता है। और बम्बई में एक कॉलेज है, उसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारत के जो INC की प्रथम अधिवेशन होता है। इसके संस्थापक की बात की जाए या जो जनरल महासचिव की बात की जाए या जनरल सेक्रेटरी भी कहा जा सकता है, वह है A.O. ह्यूम। जी हाँ, इसके संस्थापक थे वह A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। जी हाँ, जो प्रथम अधिवेशन होता है उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए वह है W.C. बनर्जी। जी हाँ, व्योमकेश चंद्र बनर्जी को जो सब इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन जो कि बंबई में 28 दिसंबर 1885 को 72 सदस्यों के द्वारा किया गया, उसका अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वर्ष 2022 महिला अधिकारिता अभियान और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का उद्घाटन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, जी हाँ, 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 10 अक्टूबर को त्रिपुरा की महिलाओं के लिए है केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों यह पहल लॉन्च की गई है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तमिल नववर्ष को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो तमिल दोस्तों तमिलनाडु के जो निवासी या तमिल जो भाषा बोलते हैं उनमें नववर्ष पुंडतु या वरुषा पिरपू के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, तमिल नववर्ष को पुंडतु तथा वरुषा पिरपू भी कहा जाता है। गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है? तो दोस्तों बात की जाए गंगूबाई हंगल की, तो गंगूबाई हंगल है जो भारत की प्रसिद्ध ख्याल गायिका है। जी हाँ, जो गंगूबाई हंगल है भारत की एक प्रसिद्ध ख्याल गायिका है और यह किराना घराना से संबंधित है। जी हाँ, किराना घराना से यह संबंधित है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अवार्ड डिड राजश्री श्रेक गेट इन 2013 का राजश्री शिर्के को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जो राजश्री शिर्के है इनको 2013 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जी हाँ, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड होता है, वह 2013 में कथक के डांस के लिए राजश्री शिर्के को प्रदान किया गया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। जी हाँ, मनप्रीत सिंह। और भारतीय दोस्तों यहाँ पे मनप्रीत सिंह के अलावा भारतीय हॉकी टीम से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वह है कि भारत के वर्तमान गोलकीपर कौन है? तो PR श्रीजेश हैं जो भारत के महत्वपूर्ण दोस्तों गोलकीपर है। बात की जाए यहाँ पे पुरुष की हॉकी टीम की बात कर चुके हैं कि इसके कप्तान कौन है, वह है मनप्रीत सिंह। और महिला हॉकी टीम की बात करें तो रानी रामपाल के द्वारा भारत की कप्तानी की जाती है। और दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने ही यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। जर्मनी को 5-4 से हराकर यह पदक अपने नाम किया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरेक्स का यहाँ पे दोस्तों जो रासायनिक सूत्र बताना है और इसे
नाम है सोडियम टेट्राबोरेट, जो डेकाहाइड्रेट इसे नाम दिया गया है। इसका सूत्र होता है Na2B4O7, Na2B4O7 है और 10H2O। जी हाँ, Na2B4O7 है, ट्वाइस 10H2O। बोरेक्स में जो दोस्तों जो जल के अणु होते हैं वह 10 जल के अणु होते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्थलमंडल की औसत मोटाई कितनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर चुके हैं, सबसे पहले इसी क्वेश्चन के बारे में बात किया था कि स्थलमंडल की मोटाई जो 35 से 45 किलोमीटर तक की होती है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि जो 3 दिसंबर को, जी हाँ 3 दिसंबर को सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप सभी से, यह क्वेश्चन आप सभी के द्वारा सेंड किए गए हैं। तो दोस्तों आप ही के भेजे गए आधार पर मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के आसपास और कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, वह सभी क्वेश्चनों के समावेश आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है। तो दोस्तों वास्तव में यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास, दोस्तों जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आपका परिवार भी बड़ा हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की आपको नई नई अपडेट या जो वीडियो है, एनालिसिस है, वह आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।